Welcome to Umraj Learning. In this video, we will learn some of the important general knowledge questions जो कि different competitive examination के perspective से काफ़ी important है. So our first question is, children, especially in Western countries who receive very little sunshine, suffer from. बच्चे खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ के जिन्हें बहुत कम सनशाइन मिलती है, इनमें से वो किस डिजीज़ से सफ़र करते हैं. सो हियर द करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट रिकेट. ठीक है, रिकेट ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि सनशाइन की कमी से या सनलाइट की कमी से या सनलाइट में जो प्रेजेंट होता है विटामिन डी उसकी कमी से बच्चों में डेवलप होती है. तो बेसिकली रिकेट इज़ a disease caused by a lack of vitamin D, calcium or phosphate. People with rickets may have weak and soft bones. जो उनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती है, वीक होती हैं, सॉफ्ट होती हैं. ठीक है, और उनका जो ग्रोथ होता है बोन्स का वो स्टंटेंट होता है, मतलब स्ट्रेट नहीं होता है. ठीक है, और बेसिकली ये जो सनलाइट की कमी की वजह से जो विटामिन डी की कमी होती है हमारे बॉडी में, उसकी वजह से रिकेट जो कि बच्चों में ये डिजीज़ पाई जाती है. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल इज़ मोर वोलाटाइल दैन वाटर बिकॉज डैश इज़ लोअर दैन वाटर. अल्कोहल पानी से ज़्यादा वोलाटाइल है. वोलाटाइल है मतलब ये जल्दी उड़ जाता है, हवा में जल्दी उड़ जाता है. तो अल्कोहल पानी से ज़्यादा वोलाटाइल है क्योंकि इनमें से ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो कि पानी से क्या होता है, कम होता है अल्कोहल की. सो हियर द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. अल्कोहल इज़ मोर वोलाटाइल than water because its boiling point is lower than water. जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है मतलब वो कम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है, जिसकी वजह से अल्कोहल इज पानी से आसानी से पानी के कंपेयर वोलाटाइल मतलब हवा में उड़ सकता है. अल्कोहल हैज़ अ हायर वेपर प्रेशर एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन वाटर. ठीक है, जिसकी वजह से अल्कोहल इवेपोरेट्स मोर क्विकली. ठीक है, जो अल्कोहल होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 78 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट हो जाता है, जबकि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इवेपोरेट होना शुरू होता है. तो अल्कोहल ज़्यादा वोलाटाइल है पानी से क्योंकि उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, किससे, वाटर से. आई होप आपको समझ में आ गया. मतलब वो 78 डिग्री पे क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है और वो क्या होना, इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, जबकि पानी को कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए पानी को भाप बनने के लिए, वेपर बनने के लिए. समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा ऐसा लेयर है जो कि सबसे गर्म है. वार्मेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर में. आपको पता ही होगा हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल कितने लेयर होते हैं, 5 लेयर होते हैं. जो हमारा सबसे लोअर लेवल होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और सबसे ऊपर जो होता है वो एक्सोस्फेयर. थर्मोस्फेयर को हम आइनोस्फेयर भी बोलते हैं. सो हियर द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गर्म लेयर होती है, थर्मोस्फेयर. ठीक है, जिसे हम आइनोस्फेयर भी बोलते हैं. इसमें टेम्परेचर एट थर्मोस्फेयर कैन गो अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. क्यों? क्योंकि थर्मोस्फेयर क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ यूवी रेज. जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से निकलती है, जो एक्स रेज सन से निकलती हैं, वो क्या थर्मोस्फेयर ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. इसके अलावा थर्मोस्फेयर में बहुत सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल आपको पता होगा हम कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स के फॉर्म में कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इन सब फिनोमिना की वजह से जो हमारा थर्मोस्फेयर है वो सबसे वार्मेस्ट एटमॉस्फेयर का लेयर होता है. जो सबसे आउटर जो होता है आउटर लेयर होता है उसे हम एक्सोस्फेयर बोलते हैं. ठीक है, एक्सोस्फेयर बोलते हैं. नेक्स्ट,
आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा ओजोन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या नहीं होता, बादल नहीं होते, क्लाउड्स नहीं होते, ठीक है, जो जिसमें हमारा ओजोन प्रेजेंट होता है और हमें यूवी रेज से बचाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस वर्क आनंद मठ वॉज रिटेन बाय, एक आनंद मठ करके एक किताब है, इनमें से किन्होंने ये किताब को लिखा है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज 2, सर बंकिम चंद्र चैटर्जी। जो हमारे बंकिम चंद्र चैटर्जी थे उन्होंने आनंद मठ किताब लिखी थी, जो कि अराउंड 1882 में क्या हुई थी, पब्लिश की गई थी। इसका जो बैकग्राउंड है आनंद मठ का, वो सन्यासी रिवॉल्ट जो कि अराउंड 60s लेट 70s में हुआ था, लेट 1700s में हुआ था। तो जो सन्यासी रिवॉल्ट था उसके बारे में आनंद मठ में बंकिम चंद्र चैटर्जी जी ने लिखा है। तो हियर द करेक्ट आंसर इज 2, सर बंकिम चंद्र चैटर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज जनरली considered to be father of the Indian Renaissance? इनमें से जनरली हम किसे इंडियन रेनेसेंस का फादर भी कंसीडर करते हैं? सो हियर द करेक्ट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ये बहुत ही बड़े लिंग्विस्टिक पर्सन थे, मतलब इन्हें काफ़ी सारा लैंग्वेज आती थी। इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम ब्रह्मो समाज के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जो सबसे बड़ी चीज़ इनके साथ है, इन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती, जो सती प्रथा थी उसको एबॉलिश करने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। जब राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से उस समय के जो हमारे गवर्नर जनरल थे, कौन, सर विलियम वेंटिक, उन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे, जिसमें सती प्रथा को हटाया गया था 1829 में, ठीक है। सती प्रथा को 1829 में क्या इंडिया में बैन कर दिया गया था। स्पेशली इनिशियली वो बंगाल में ख़त्म कर दिया गया था, फिर लेटर ऑन वो पूरे इंडिया में क्या हो गया था, बैन हो गया था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश किया था। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की बात की थी, इन्होंने हिंदुइज़्म को प्यूरीफाई करने की बात की थी, इन्होंने आइडियल वर्शिप के लिए मना किया था, ये मोनोथिज़म की बात किया करते थे, सिंगल गॉड की बात किया करते थे, ठीक है। तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। एक हमारे मुग़ल एम्परर थे जिनका नाम था अकबर II। तो ये जो अकबर II को राजा की उपाधि दी गई थी, वो भी किसके द्वारा दी गई थी, जो राजा राम मोहन रॉय को जो राजा की उपाधि दी गई थी वो अकबर II के ही द्वारा दी गई थी। इसके अलावा राम मोहन रॉय को अकबर II अपना क्या, जो फॉरेन डेलीगेशन होता है, जिन्हें हम बेसिकली दूसरे देशों में भेजते हैं, तो अकबर II के बिहाफ पे राजा राम मोहन राय दूसरे जगह पे फॉरेन में जाया करते थे। सो आई होप आपको समझ में आ गया। एक ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? सो हियर द करेक्ट आंसर इज अकबर II। अकबर II ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। राइट टू प्राइवेसी, जो प्राइवेसी का अधिकार है वो इनमें से किस आर्टिकल के अंडर में आता है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज 3, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बेसिकली एक फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि राइट टू प्राइवेसी का हमें क्या देता है, अधिकार देता है, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। कोई भी आदमी को
उसके जो राइट्स हैं, खासकर जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता। बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, सो राइट टू प्राइवेसी इज़ अ राइट टू बी लेट अलोन। अ सिटीजन हैज़ अ राइट to safeguard the privacy of his own, his family, marriage etc. ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी में हमें अकेले रहने का बहुत सारा अधिकार दिया जाता है अंडर आर्टिकल 21। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वॉशिंग मशीन होती है वो इनमें से किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ठीक है, जो वॉशिंग मशीन होती है इनमें से किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करती है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज 4, सेंट्रीफ्यूगेशन। वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे मूव करता है और जो भी पार्टिकल्स हैं ये सब क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, मतलब अलग अलग क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली आउटवर्ड होता है और सेंट्रीपिटल में क्या होता है? बेसिकली इनवर्ड होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल में बेसिकली क्या होता है कि इनवर्ड होता है जो हमारा डायरेक्शन होता है, और सेंट्रीफ्यूगल में बेसिकली वो आउटवर्ड होता है। तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो बेसिकली किस पे वर्क करती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका टर्म मतलब वो कितने साल के लिए एक बार में चुने जाते हैं? सो हियर द करेक्ट आंसर इज 2, 5 years। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फॉर 5 years, मतलब वो एक बार में 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 63 से लेके 71 तक पूरा वाइस प्रेसिडेंट के प्रोसीजर के बारे में दिया गया है, उसके इलेक्शन के बारे में, उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली एज सच कोई ड्यूटी उसके ऊपर लागू नहीं होती क्योंकि वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का रोल प्ले करता है। ठीक है, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रोल में हमें वाइस प्रेसिडेंट ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा। इसका जो इलेक्शन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है किसका? मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दोनों लोग इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, जो करंट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है श्री वेंकैया नायडू और ये हमारे 13th वाइस प्रेसिडेंट हैं, 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं। और जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो करंट है वो 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है श्री वेंकैया नायडू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो SDR होता है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है वो इनमें से किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? सो हियर द करेक्ट आंसर इज IMF। ठीक है, IMF के द्वारा SDR क्रिएट किया गया है। बेसिकली SDR क्या होता है? ये इंटरनेशनल रिजर्व असेट होता है। ठीक है, जिसे IMF ने 1969 में क्रिएट किया गया था। ठीक है, SDR इज़ एसेंशियली एन आर्टिफिशियल करेंसी। ये क्या होता है? एक आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका IMF यूज़ करता है। ठीक है, एंड इज़ बिल्ट फ्रॉम अ बास्केट। और SDR क्या कंसिस्ट करता है? ये एक बास्केट होता है जिसमें इम्पॉर्टेंट नेशनल करेंसी, कुछ जो पावरफुल करेंसीज़ हैं कंट्रीज़ की, उसको इंक्लूड किया जाता है। जिसमें क्या आता है? US का डॉलर आता है, यूरो आता है, चाइनीज़ का युआन आता है, जापानीज़ का येन आता है और UK का पाउंड स्टर्लिंग आता है। ये बेसिकली ऐसी 5
इम्पॉर्टेंट करेंसीज़ हैं जो कि SDR के अंडर में आती है। इंडियन करेंसी SDR के अंडर नहीं आती क्योंकि वो इतनी पावरफुल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं, मतलब ये सुसाइडल बैग की तरह एक्ट करता है सेल के। सो हियर द करेक्ट आंसर इज लाइजोसोम्स। जो लाइजोसोम्स होता है ये सुसाइडल बैग होता है किसका, सेल का। लाइजोसोम्स आर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। इट कंटेन डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है विच ब्रेक डाउन, वो क्या करता है, तोड़ता है क्या, कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के कंपोनेंट को तोड़ देता है, ठीक है। और इट ऑल्सो डाइजेस्ट द सेल इन विच दे आर प्रेजेंट। ये क्या करता है, उसी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है जिसमें वो प्रेजेंट होता है, किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन सेल डेथ, और जिससे जो सेल होता है उसकी ऑटोमेटिकली क्या होती है, डेथ हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड hit the bell icon for the notification of more such educational videos. Thanks.